हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और बहुत ही कम टाइम अब एग्ज़ाम को बचा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 और 5 अप्रैल को टीजीटी और 11 और 12 अप्रैल को पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो प्रस्तावित है। जी हाँ, मैं अभी यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे रूमर्स ये चल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में नहीं होने वाला है, मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त में भी हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ मानिए, अगर आप ये अपने मन में ये बात को बिठा लेंगे कि एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होने वाला है और जुलाई या अगस्त में जाने वाला है, तो आपके माइंड पर क्या इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ने वाला है मैं बताती हूँ। आपके माइंड पर ये इफ़ेक्ट पड़ने वाला है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो स्टडी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो अप्रैल में होने ही वाला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलती हूँ, भले ही एग्ज़ाम अप्रैल में ना हो, बाद में हो जाए, लेकिन अपने माइंड को यही बोलना है, यही समझाना है कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी हम एम के करेंगे तो काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात आती है कि लास्ट के जो 75 डेज़ बचते हैं, 75 भी नहीं, 70 ही मैं बोलूँगी, क्योंकि बाद के 4 से 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 70 डेज़ एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो आज से 70 डेज़ आप लोगों के बचते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इन लास्ट 70 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना जो स्कोर है उसको अच्छे से बढ़ा सके, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप कर सके। ठीक है, अब तक जितनी भी प्रिपरेशन आप लोगों ने की है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको और भी ज़्यादा आपको डबल करने की बाहर का डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ रहा था, इसीलिए माइक मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम हो और बाहर की आवाज़ थोड़ी कम आए। हम कहाँ थे, हम ये थे बोल रहे थे कि लास्ट 70 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, कहाँ से हमें अब अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या पोर्शंस अवेलेबल है जिनको हमें बूस्टअप करना है। सबसे बड़ी चीज़ है वोकैब। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें वोकैब को इसलिए देना है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में या मैं भी, मेरे माइंड में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही रहे थे पहले, अब भी बहुत बार ये रहता है कि वोकैब को ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तभी कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि वोकैब ही आपका सिलेक्शन करवाती भी है और वोकैब ही आपका सिलेक्शन रोकती भी है। यस, ये 100% राइट है कि अगर आपका सिलेक्शन 1 से 2 नंबर से रुकता है तो वोकैब की वजह से रुकेगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वोकैब की वजह से ही होगा। लिटरेचर कभी भी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बाधा नहीं बनती, क्योंकि लिटरेचर आप नॉर्मली प्रिपेयर कर लेते हो, मोस्टली ग्रामर भी हो ही जाता है। लेकिन बात आती है वोकैब की, वोकैब को हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे और भी ज़्यादा अच्छे आ जाए। कट ऑफ से ऊपर 4 से 5 नंबर ऊपर हमें मार्क्स लाने की ज़रूरत है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, और 100+ तो इस बार स्कोर जाएगा ही जाएगा, ये श्योर है। बट कितना प्लस जा सकता है ये डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के लेवल पर। अब बात आती है कि वोकैब को कैसे प्रिपेयर करें। वोकैब के 4 से 5 जो पार्ट होते हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, ईडियम्स, फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, और स्पेलिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, क्योंकि 7 से 8 नंबर की स्पेलिंग्स पिछले 2-3 एग्जाम्स में पूछी गई है। तो इनको आप डेली प्रिपेयर करें। जो भी आपका डेली टारगेट रहता है उसमें आप लिटरेचर भी रखते हो, ग्रामर भी रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वोकैब को भूल जाते हो, तो आप अपने टारगेट्स में वोकैब को जरूर इंक्लूड करें और डेली जितने भी हो सके वर्ड्स, कुछ एंटोनिम, सिनोनिम, कुछ ईडियम्स, कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कुछ स्पेलिंग, सभी को अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें रखें। दूसरी बात ये आती है कि प्रैक्टिस सेट कब सॉल्व करने स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जब आपको लगे कि आपका 50 to 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने स्टार्ट कर देने चाहिए। क्योंकि 50 to 75 सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद ये पता चलेगा कि उस 50 to 75% सिलेबस में आपके कौन से टॉपिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। उससे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किस टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो पहले से ही, जिससे कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक्स आपके बचते हैं उन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट का सॉल्व की कैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, वो कैब का हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ग्रामर के लिए। ग्रामर के रूल्स जो हैं लर्न नहीं होते हैं और उनको प्रैक्टिस कैसे करें। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो एरर्स होते हैं वो रूल्ड बेस्ड होते हैं। जो रूल होते हैं उन पर बेस ही आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जो एरर क्वेश्चंस रहते हैं, और सेंटेंस करेक्शन के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सभी आपके रूल्स पर ही बेस्ड रहते हैं। इसीलिए ग्रामर का जो भी टॉपिक आप लें, सपोज़ आपने नरेशन लिया है तो नरेशन के सारे रूल्स आप पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद आप उनके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप जैसे वॉइस का हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्रामर में वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस के लिए आपको उनके रूल्स पढ़ने की ज़रूरत रहती है, उनको बहुत अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत रहती है। उसमें आपको क्लॉजेज, फ्रेजेस ये पता होना चाहिए, कौन सा नाउन क्लोज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लोज है, कौन सा एडवर्ब क्लोज है, और किस तरीके से उनको सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया ग्रामर के लिए। लिटरेचर के लिए आप सब को पता ही है कि 4 राइटर्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, तो आपको उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, और उनके इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे उनकी बायोग्राफी पढ़ लिया, क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ लिया, और उनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे वर्ड्सवर्थ है, उनकी पोएम्स की जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। और गाल्सवर्दी से इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको गाल्सवर्दी की बायोग्राफी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। गाल्सवर्दी के ओनली 4 से 5 वर्क आपको पढ़ने हैं, जैसे जस्टिस हो गया और स्ट्राइफ हो गया। स्ट्राइफ की कोटेशन सबसे ज़्यादा आती हैं कि किसने क्या बोला था और कब बोला था। जस्टिस के कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। जस्टिस की जो है कोटेशंस भी कभी कभी 1-2 लाइन पूछ ली जाती हैं। जो काउंसिल है उसने क्या बोला था, और किसको सोल कन्फाइनमेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। कन्फाइनमेंट हुआ था ना उसमें जस्टिस में फाल्डर को, तो फाल्डर का क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है। तो गाल्सवर्दी से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी बायोग्राफी इंपॉर्टेंट है। उनकी बायोग्राफी से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके नोबेल प्राइज़ को लेकर पूछे जाते हैं, किस वर्क के लिए दिया गया था उनको, किस ईयर में दिया गया था, ये सब पूछा जाता है। तो आप उनको एक अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके लिए आप उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यूथ के जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो उनकी जो बायोग्राफी है वो कवर हो जाएगी। फिर मिल्टन की बात आती है। मिल्टन सेकंड लास्ट आई थिंक आते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर हमेशा शेक्सपियर रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस शेक्सपियर से पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम शेक्सपियर को देने की ज़रूरत है। तो जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाएं उसमें प्रेफरेंस में शेक्सपियर को रखें, लिटरेरी टर्म्स को रखें, वोकैब को रखें, उसके बाद ग्रामर को रखें, बाकी राइटर्स को रखें, और अपनी सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप टॉपिक वाइज ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है कि एक एक टॉपिक को रखें और उसको टिक करते जाएं कि ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मुझे इसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मुझे इसको कंप्लीट करना है, और सारे टॉपिक्स इस तरीके से एक एक करके कंप्लीट होते चले जाएंगे। और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स डेली स्टार्ट कर लीजिएगा, जिससे ये होगा कि डेली हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और लास्ट में हमें पता चले कि किस टॉपिक से हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नोट्स। अगर आपने पहले से ही नोट्स बना कर रखे हैं तो आप उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर अब आप नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि नोट्स प्रिपेयर करें और फिर उनको पढ़ें या रिवाइज़ करें। इसीलिए जो भी नोट्स आपके पास हैं आप उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए, और जो भी बुक्स आपके पास हैं उन्हीं से पढ़िए, क्योंकि अब अगर नई बुक्स आप परचेज करेंगे तो उनसे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुक्स ज़्यादा रखोगे तो कम उनको पढ़ पाओगे, बुक्स कम रखोगे तो ज़्यादा उनको पढ़ पाओगे। और यही है कि एक बुक को जितने ज़्यादा बार पढ़ लोगे तो उसका कंटेंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बुक्स रखोगे, उनको एक एक बार पढ़ोगे तो किसी का भी कंटेंट आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। लास्ट में बस यही कहूँगी, 70 डेज़ बचे हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स और 10 डेज़ आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 21 जनवरी आज है, और इन डेज़ को वेस्ट नहीं करना है। इन 2 मंथ्स में, 10 डेज़ में आप लोग जितना दे सकते हो, जितना 100% अपना दे सकते हो उतना दीजिए, अपने स्कोर को बूस्टअप कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जिनसे कि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं।
उससे पैटर्न का पता चलेगा और आपका एक क्लियरिटी माइंड में आएगी कि कैसे हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी मटेरियल को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, ग्रामर हो, वोकैब हो या फिर लिटरेरी टर्म्स हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस यही है। और 4 से 5 दिन के बाद एक वीडियो बना रही हूँ, इतना ही टाइम मुझे मिल पाता है, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, इसीलिए जब भी पॉसिबल होगा मैं ज़रूर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी, एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूँगी। आप लोग बोलते हैं कि आपसे हमें मोटिवेशन मिलती है, लेकिन मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलती है, बट मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद किया। सो सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हैं कि मेरे टारगेट से आप लोगों को हेल्प होती है, तो आज से ट्राई करूँगी कि कम्युनिटी में आप लोगों के लिए टारगेट पोस्ट कर दिया करूँगी। और लाइव में मैंने बोला था, बट मुझे फिर ध्यान नहीं रहा या फिर टाइम नहीं मिला होगा, मुझे याद नहीं रहा कि मुझे पोस्ट करना है। आज से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए टारगेट्स जो है पोस्ट कर दूँ, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। लेकिन फिर भी यही बोलूँगी कि टारगेट्स अपने बनाइए, टॉपिक्स अपने प्रिपेयर कीजिए, उससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना जो स्कोर है वो बढ़ा पाएंगे, कट ऑफ तक ले जा पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए। So, best of luck.